अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, उसके नाम, उनका फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने क्या कहा था कि अल्लाह ताला ने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज़ के लिए बनाया है कि यहाँ पे वो सेल प्रोड्यूस हो जाए जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सेल बनता है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट सेल इज कॉल्ड स्पर्म। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्म बनते हैं विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो बनते कैसे हैं। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए स्पर्म बनते हैं विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दो किस्म के आर्गन पाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स आर्गन जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्म की प्रोडक्शन, तो वो कहाँ पे होती है? प्राइमरी सेक्स आर्गन में होती है। तो हमने क्या कहा था कि वो आर्गन जो कि प्राइमरी सेक्स आर्गन है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। तो टेस्टिस को हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही कहते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन को ही कहते हैं। सेकंड, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि टेस्टिस के कुछ सेल पाए जाते हैं जो कि अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं। दैट्स वाई ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कंसिडर किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड सिक्रीट करता है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंडोक्राइन फंक्शन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ हार्मोन फॉर्मेशन करती है जो कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, दैट्स वाई ये क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन है। अब जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है विद इन द टेस्टिस, तो उसके लिए कुछ सेल पाए जाते हैं टेस्टिस में, दैट सेल इज कॉल्ड जर्म सेल। दैट इज कॉल्ड जर्म सेल, जो कि हमने डिस्कस किया था। जर्म सेल का सेकंड नाम प्रीकर्सर सेल भी है, ठीक है, वो हम अभी भी डिस्कस करेंगे। जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस में कुछ सेल पाए जाते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड लाइडिंग सेल। दैट इज कॉल्ड लाइडिंग सेल। अब चाहे जर्म सेल हो चाहे लाइडिंग सेल हो, ये दोनों ही ज़रूरी है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब अगर जर्म सेल है लेकिन लाइडिंग सेल नहीं है तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। अगर लाइडिंग सेल है और जर्म सेल नहीं है तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो टेस्टिस में इन दोनों सेल का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है, किस पर्पस के लिए? कि नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस हो। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मली होती है किसी भी बंदे में, इट्स मीन कि ये दोनों सेल नॉर्मल है। अगर इन दोनों सेल में एक भी सेल ख़राब हो जाए, चाहे टेस्टिस का एंडोक्राइन फंक्शन ख़राब हो जाए, चाहे टेस्टिस का गैमेटोजेनिक फंक्शन ख़राब हो जाए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, वो इफेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था कि जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे ये स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और उन ट्यूब्यूल्स को हमने क्या नाम दिया था? उन ट्यूब्यूल्स को हमने नाम दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने क्या कहा था कि टेस्टिस में कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रिकर्सर सेल पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया है। क्यों? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे सर्कुलर शेप में होते हैं, ट्यूब होते हैं, तो इर्द गिर्द उसके क्या होते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। तो ये एक ट्यूब है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसमें सेमिनिफेरस सेल्स पाए जाते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके 3 लेयर होते हैं। अगर आप लोग एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें, उसको कट सेक्शन देखें, तो वो 3 लेयर पे मुश्तमिल होगा, आउटसाइड से इनसाइड तक। अब यहाँ पे जो बाहरी लेयर होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ये वाली, अगर इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखें तो इट होल ब्लैक, ये जो ब्लैक लेयर है, ये सारी जो ब्लैक लेयर है जो कि बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिकाए प्रोप्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकाए प्रोप्रिया। और ये ट्यूनिकाए प्रोप्रिया फाइब्रस लेयर होती है। एंड सेकंड, इसके बाद ट्यूनिकाए प्रोप्रिया के बाद उसके अंदर एक ग्रीनिश लेयर, ये आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड बेजल मेम्ब्रेन या बेजल लेयर ऑफ
ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर इसके अंदर बेजल लेयर या बेजल मेम्ब्रेन के अंदर एक ओल एपिथेलियल लेयर होती है जो कि इंटरनल ल्यूमन के साथ होती है। दैट इंटरनल लेयर इज कॉल्ड, ये ब्लू वाला अगर आप लोग देखें, ये जो लेयर है ये ब्लू वाली, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल लेयर। ठीक है, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर आप लोग देखें तो वो 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है। बाहर वाला ट्यूनिका प्रोप्रिया, बीच वाला बेजल लेयर एंड अंदर वाला एपिथेलियल लेयर। अब यहाँ पे जो अंदर की वाली लेयर होती है, ये जो अंदर वाली लेयर होती है, अब ये एक होल एक कॉइल की शक्ल का ट्यूब्यूल है, तो बाहर क्या है, इर्द गिर्द इसके लेयर है, 3 लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। इसके अंदर खाली स्पेस होती है, दैट खाली स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमन, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। ठीक है, तो ल्यूमन होता है। अब अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल लेयर को देखें, मतलब एपिथेलियल लेयर को देखें, तो यहाँ पे 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक ये ब्लू वाले सेल मैंने बनाए हैं, ये सारे ये ब्लू वाले सेल, इन सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल। इन सेल को हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल, या इसका जो सेकंड नाम है दैट इज कॉल्ड नर्व सेल, दैट इज कॉल्ड नर्व सेल। जो थर्ड नाम है इसका दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सेल, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सेल। जो चौथा नाम है दैट इज कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल, दैट इज कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल। अब इन सर्टोली सेल्स के बीच ये ब्लैक वाले सेल मैंने बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक, यहाँ पे ये ब्लैक, यहाँ पे ये ब्लैक। इन सारे सेल्स के बीच कुछ ब्लैक सेल मैंने बनाया है, दैट ब्लैक सेल इज कॉल्ड जर्म सेल। सर्टोली सेल्स के बीच कुछ सेल पाए जाते हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एंड दैट ब्लैक सेल इज कॉल्ड जर्म सेल। इन जर्म सेल का सेकंड नाम है प्रीकर्सर सेल, दैट इज कॉल्ड प्रीकर्सर सेल। एंड इस जर्म सेल का एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो एपिथेलियल लेयर होती है उसमें 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, सर्टोली सेल, नर्व सेल, सपोर्टिंग सेल, सस्टेंटिकुलर सेल। तो ये सारे के सारे सेल क्या है, एक ब्लूइश ये सारे सेल पाए जाते हैं। एक और किस्म के सेल पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड जर्म सेल, उसे हम प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। अब अगर आप लोग एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अंदर की तरफ देखें तो ल्यूमन है, बाहर की तरफ देखें तो जो बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो इस ट्यूनिका प्रोप्रिया के बाहर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वेसल्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये एक ब्लड वेसल, तो इस तरह सर्कुलरली इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब ब्लड वेसल्स के बाहर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सेल्स है, तो ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल एरिया होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द क्या होता है, इंटरस्टिशियल एरिया होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक सेल पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ही। तो यहाँ पे वो सेल्स क्या कहलाते हैं, लाइडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाए जाते हैं, दैट सेल्स कॉल्ड लाइडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये जो लाइडिंग सेल होते हैं, ये यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये डायरेक्टली इनटू ब्लड सिक्रीट करते हैं। अब ये जो सपोर्टिंग सेल होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, ये मैंने क्या कहा था कि ये यहाँ पे क्या सिक्रीट करते हैं, ये यहाँ पे एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे ये जो जर्म सेल्स पाए जाते हैं बिटवीन सर्टोली सेल्स, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इन जर्म सेल से विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये जो स्पर्म होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है विद इन द मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो स्टार्ट कब होती है, वो स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज कब होता है, जब कोई भी मेल होता है वो 10 से 14 ईयर के बीच में होता है, तो ये जो एज है ये उसकी प्यूबर्टी एज होती है। इस एज में ये प्यूबर्टी एज में इंटर करता है। तो इस एज के वक्त जैसे ही ये प्यूबर्टी में इंटर कर जाता है तो यहाँ पे इसके जो हाइपोथैलेमस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग हाइपोथैलेमस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर पाए जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस इज, ये देखें ये पी वाला, हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है दैट पी इज कॉल्ड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। एक ये ए वाला, दैट ए वाला इज कॉल्ड आर्कुएट न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड आर्कुएट न्यूक्लियस।
तो प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एंड आर्कुएट न्यूक्लियस से यहाँ पे एक फैक्टर रिलीज होता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एंड आर्कुएट न्यूक्लियस से एट प्यूबर्टी एज रिलीज होता है, ये क्या करता है, ये आ जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी में। ये हाइपोथैलेमस के नीचे ये क्या है, ये है इंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, और ये क्या है, यहाँ से ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, दो लोब होते हैं, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे जो GnRH होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे इसके लिए कुछ सेल पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ सेल पाए जाते हैं। अगर आप लोग ये ब्लैक वाला ले लें तो दैट सेल इज कॉल्ड गोनेडोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड गोनेडोट्रॉप्स। तो ये जो GnRH होता है ये इस गोनेडोट्रॉप्स पे आके एक्ट कर लेता है, और इस गोनेडोट्रॉप्स में क्या होते हैं, यहाँ पे एक हार्मोन की सिंथेसिस होती है एंड हार्मोन की रिलीज होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड फर्स्ट LH, दैट इज कॉल्ड LH, एंड सेकेंड वन इज FSH। LH stand for luteinizing hormone and FSH stand for follicle stimulating hormone। तो ये जो LH होता है ये FSH होता है। जैसे ही बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड होता है, वो प्यूबर्टी के एज में चला जाता है, तो एट प्यूबर्टी एज उसके ये दोनों न्यूक्लियस क्या कर जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एंड आर्कुएट न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ स्टिमुलस हो सकते हैं इसके लिए, तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ से प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एंड आर्कुएट न्यूक्लियस GnRH रिलीज होता है, वो आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे इसके लिए सेल पाए जाते हैं गोनेडोट्रॉप्स, वो इस पे एक्ट कर लेते हैं। गोनेडोट्रॉप्स से क्या रिलीज हो जाता है, FSH एंड LH। ये दोनों ब्लड में जैसे ही रिलीज हो जाते हैं, ये आ जाते हैं विद इन द ब्लड। ये ब्लड में कहाँ आ जाते हैं, ये ब्लड में आ जाते हैं और पहुँच जाते हैं टेस्टिस को, पहुंच जाते हैं टेस्टिस को। ये भी ब्लड में जाके कहाँ पहुंच जाते हैं, टेस्टिस को पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही ये LH एंड FSH टेस्टिस को पहुंच जाते हैं, तो इस FSH का काम क्या होता है, FSH का काम ये होता है कि यहाँ पे सर्टोली सेल पे, यहाँ पे ये जो सर्टोली सेल है या सपोर्टिंग सेल है या जो नर्व सेल है, यहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ये है GS रिसेप्टर। तो ये जो FSH होता है ये आ जाता है और यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, ये इस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जैसे ही ये FSH ऊपर से आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, तो ये रिसेप्टर है GS नेचर का। हमने GS जो रिसेप्टर है वो डिटेल से पढ़े हैं, रिसेप्टर में आप लोग वो वीडियो जाके देख ले तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि GS जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, ठीक है। तो ये GS रिसेप्टर होता है। जैसे ही FSH आ जाता है सर्टोली सेल पे, इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड GS। जैसे ही GS एक्टिवेट हो जाता है FSH के अंडर द इन्फ्लुएंस, तो GS क्या करता है कि वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर, एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एडेनिलाइल साइक्लेज। वो एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, तो एडेनिलाइल साइक्लेज का काम क्या होता है कि साइक्लिक AMP बनाता है फ्रॉम ATP। साइक्लिक AMP जैसे ही बन जाता है तो वो क्या करता है कि वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, तो प्रोटीन काइनेज A का काम क्या होता है कि न्यूक्लियस में वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कुछ एंजाइम मीन वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसमिशन और प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर RNA, वो सारा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस के, तो कुछ एंजाइम बन जाते हैं। अब उन एंजाइम का काम क्या होता है, उन एंजाइम का काम ये होता है कि ये यहाँ पे एक प्रोटीन बनाता है, एंड दैट प्रोटीन कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट्स कॉल्ड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन जाता है, और वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आ जाता है विद इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, विद इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये कहाँ पे आ जाता है, ये बन जाता है FSH के अंडर द इन्फ्लुएंस विद इन द सर्टोली सेल, और ये आ जाता है विद इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेकेंड, ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे ये देखिए एक सर्टोली सेल, दूसरा सर्टोली सेल, तीसरा, चौथा, इस तरह सर्कुलर शेप में ये सारे सर्टोली सेल हैं। अब इन सर्टोली सेल्स के बीच यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोटीन्स लगे होते हैं। ये बेजल साइड पे, यहाँ पे बेजल मेम्ब्रेन के साइड पे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन लगे होते हैं।
जिसने एक सर्टोली सेल को दूसरी सर्टोली सेल के साथ इस तरह फिक्स करके रखा होता है, इस तरह टाइटली बाउंड करके रखा होता है। दैट प्रोटीन कॉल्ड जंक्शनल प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड जंक्शनल प्रोटीन। जंक्शनल प्रोटीन का काम क्या होता है? जंक्शनल प्रोटीन का काम ये होता है कि ये इन सर्टोली सेल्स को टाइटली बाउंड रखता है। तो जैसे ही ये सारे बाउंड होते हैं तो इस ब्लड वेसल से इधर इस ल्यूमन में यहाँ पे कुछ भी ऐसे अनवांटेड एंटीजन नहीं आ सकते, कुछ भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, कुछ भी ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइटली जंक्शनल प्रोटीन होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते उसको कि वो यहाँ पे आके ल्यूमन में पहुँच जाए, वो क्या करे, ल्यूमन में पहुँच जाए। तो ये जो आपके ल्यूमन होता है, तो ल्यूमन में स्पर्म जाएंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वो सारे स्पर्म क्या होते हैं, सेफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है, जब तक ये टाइट जंक्शन है यहाँ पे, जब तक ये टाइट जंक्शन है यहाँ पे, तो ये टाइट जंक्शन ने क्या किया होता है कि ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, तो ये स्पर्मेटोगोनियम भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते इस टाइट जंक्शन को। तो क्या करता है कि जैसे ही FSH आ जाता है, तो जब तक कोई बच्चा प्यूबर्टी के एज में नहीं पहुँचता, तो प्यूबर्टी के एज तक ये टाइट जंक्शन होते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो यहाँ पे बंद होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी के एज में चला जाए तो FSH का रिलीज़ हो जाता है, जो कि इस सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सर्टोली सेल एक्टिवेट हो जाता है एट प्यूबर्टी एज, तो एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है। सेकंड, इन सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल रिलीज़ करता है। वो केमिकल क्या करते हैं कि वो इन टाइट जंक्शन को ओपन कर देते हैं, वो इन टाइट जंक्शन को कुछ देर के लिए क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे ही टाइट जंक्शन ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, इसमें डिवीज़न होती है, ठीक है, माइटोसिस के ज़रिए, इसमें डिवीज़न होती है माइटोसिस के ज़रिए। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो हैप्लॉइड नंबर होते हैं, हैप्लॉइड नंबर मीन 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। तो ये इन सर्टोली इन जर्म सेल को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स भी कहते हैं। इनको स्टेम सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये खुद की तरह के सेल भी बना सकता है, ये क्या करते हैं, खुद की तरह का सेल भी बना सकते हैं, और ये अदर सेल में भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब ये एक तो ये खुद की तरह का सेल बना लेता है, एक तो ये खुद की तरह का सेल बना लेता है, अपनी तरह का ही सेल बना लेता है, एंड सेकंड ये एक सेल में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जैसे ही माइटोसिस के ज़रिए यहाँ पे ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ये जो प्रिकर्सर सेल होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है, वो क्या करते हैं, वो तो एक अपनी तरह का प्रिकर्सर सेल बना लेता है, दूसरा ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है माइटोसिस के फिनोमिना के ज़रिए, दो में डिवाइड हो जाता है, एंड वो अपने आप को एक सेल में डिफ्रेंशिएट करता है। दैट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे ही टाइट जंक्शन खत्म हो जाते हैं, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ जाता है ल्यूमिन में। जैसे ही ये ल्यूमिन में आ जाता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें, ये सारे यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ चुका है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे आ चुका है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ल्यूमिन में आ चुका है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, ये इमैच्योर होता है, मतलब ये अभी स्टार्ट है, अभी इससे स्पर्म बनना है, ठीक है। तो अगर ये टाइट जंक्शन यहाँ पे दोबारा बंद ना हो जाए, ये टाइट जंक्शन यहाँ पे दोबारा बंद ना हो जाए, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे इस ब्लड वेसल से यहाँ पे आफ्टर द प्यूबर्टी अगर ये टाइट जंक्शन बंद ना हो, क्लोज ना हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल टॉक्सिन वगैरह ये सारी चीज़ें इंटर हो, तो कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को, या यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे कि एमएचएवर्स स्पर्म बनते हैं, तो वो डैमेज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए उन एंटीजन, उन बैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है। तो ये टाइट जंक्शन जैसे ही प्रोसेस हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे, तो ये टाइट जंक्शन दोबारा क्लोज होते हैं। लेकिन जब तक FSH आता है, तो FSH क्या करता है, कुछ देर के लिए इन टाइट जंक्शन को ओपन कर लेता है, तो इसकी वजह से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाते हैं इनटू द ल्यूमन। किससे बनता है? जर्म सेल से बनता है। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मॉडिफाइड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं। किस चीज़ में डिवाइड होते हैं? ये मेयोसिस के ज़रिए दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, मेयोसिस के ज़रिए दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, एंड दैट
2 सेल्स में क्या होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। एंड दैट 2 सेल्स जो कि मियोसिस 1 के ज़रिए, जो कि मियोसिस दैट इज़ मियोसिस 1 के ज़रिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन 2 सेल्स को फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इन 2 सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो मियोसिस 1 के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। अब जैसे ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मजीद मियोसिस 2 के जरिए M2 के ज़रिए मियोसिस 2 के ज़रिए 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। एंड दैट 4 डॉटर सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, दैट 4 डॉटर सेल कॉल्ड स्पर्मेटेड, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटेड। तो ये जो स्पर्मेटेड होते हैं, ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, ये अपने आप को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एम मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। एंड दैट एम मैच्योर स्पर्म एंड एम मोटाइल स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोवम। अगर एक है तो स्पर्मेटोजोम, अगर बहुत सारे हैं तो स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। एम मैच्योर स्पर्म को हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली FSH आता है और FSH क्या करता है कि सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर देता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन जाता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कि यहाँ पे इन सर्टोली सेल्स के बीच क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, जर्म सेल्स पाए जाते हैं। अब ये टाइट जंक्शन क्या होते हैं, इन सर्टोली सेल के एक्टिवेशन से ये टाइट जंक्शन ओपन हो जाते हैं। सही टाइट जंक्शन ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो जर्म सेल होता है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो जाते हैं। एक तो खुद की तरह का सेल बन जाता है और दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है ये एंटर हो जाता है इनटू ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे कि यहाँ पे ये देखें तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे बन चुके हैं और ये आ चुका है ल्यूमन ऑफ द स्पर्मेटोसाइट्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो जैसे ही ये ल्यूमन्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है ये मियोसिस 1 के फेज़ में चला जाता है और ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड होता है। एंड दैट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये मियोसिस 2 में जाके 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एंड दैट 4 डॉटर सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड जो होते हैं वो फिर आगे अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोवम में। एंड स्पर्मेटोजोवम को हम क्या कहते हैं, एम मैच्योर स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये सेकेंडरी में, सेकेंडरी स्पर्मेटेड में, स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोवम में ये ऐसे स्टेप्स नहीं होते हैं। यहाँ पे एक प्रोटीन का, एक एंजाइम का, यहाँ पे एक हार्मोन का होना ज़रूरी है और वो हार्मोन जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक ये वाले सारे स्टेप फॉरवर्ड नहीं होते। वो हार्मोन अगर नहीं है यहाँ पे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इस ल्यूमन्स में वो वाले हार्मोन नहीं है तो ये वाले स्टेप्स कभी भी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और वो वाले हार्मोन आते कहाँ से हैं कि जैसे ही मैंने क्या कहा, एट प्यूबर्टी एज प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है, गोनेडोट्रोप से FSH रिलीज होता है तो ये वाला मैकेनिज्म चल जाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड जंक्शनल प्रोटीन जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड ये जो LH आता है तो LH भी टेस्टिस में पहुंच जाता है और टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल एरिया होता है वहाँ पे जो लाइडिंग सेल्स होते हैं तो लाइडिंग सेल्स पे इस FSH के लिए रिसेप्टर, इस LH के लिए रिसेप्टर होते हैं, इस LH के लिए रिसेप्टर होते हैं और वो LH यहाँ पे आके इस लाइडिंग सेल पे अटैच हो जाता है। जैसे ही लाइडिंग सेल पे अटैच हो जाता है तो यहाँ पे भी क्या है, ये GS रिसेप्टर है, यहाँ पे भी ये क्या है, GS रिसेप्टर है। तो ये LH भी क्या कर लेता है, इस GS रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही GS एक्टिवेट हो जाता है, जिसका काम क्या है कि एडेनाइन साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है। एडेनाइन साइक्लेस क्या काम करता है कि साइक्लिक AMP बना देता है। साइक्लिक AMP जैसे ही बन जाता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज A जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियस में कुछ एंजाइम की प्रोडक्शन करता है। अब ये जो एंजाइम होते हैं लाइडिंग सेल में, ये यहाँ पे कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं।
हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। यहाँ पे ये 3 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल से क्या बनाता है, फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन बनाता है। सेकंड ये कोलेस्ट्रॉल से क्या करता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और थर्ड ये क्या करता है, एंड्रोस्टेनिडाइयोन बनाता है। तो ये 3 किस्म के प्रोटीन बनते हैं जब भी LH आता है और वो इस लाइडिंग सेल पे अटैच होता है और जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो एक टेस्टोस्टेरोन बनाता है यहाँ पे, दूसरा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, तीसरा यहाँ पे क्या करता है, एंड्रोस्टेनिडाइयोन बनाता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड ये सारे हार्मोन बन जाते हैं तो इनके और भी अलग फंक्शन है, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, अब ये सारे स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन का सेम ही फंक्शन होता है। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मोर एफिशिएंट होता है, इसकी जो एफिकेसी होती है उससे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बन जाता है वो इस ब्लड को एंड इस एपिथेलियल लेयर को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही ये इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ल्यूमिन में आ जाता है। अब अगर ये ल्यूमिन में आता है तो ये बाहर दोबारा इजीली जा सकता है, ये दोबारा बाहर इजीली जा सकता है। अब यहाँ पे ये दोबारा बाहर जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन इन सारे स्टेप को, इस स्टेप को कैटालाइज करता है, इस स्टेप को कैटालाइज करता है, इस स्टेप को कैटालाइज करता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन है तभी मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, अगर ये टेस्टोस्टेरोन है तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अगर ये टेस्टोस्टेरोन है तभी स्पर्मेटोजोम बनेगा। ठीक है, अगर ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे नहीं है तो ये सारे स्टेप फॉरवर्ड नहीं होंगे, स्पर्मेटोजोम कभी भी नहीं बनेगा, स्पर्म कभी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है यहाँ पे, तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, FSH के जरिए की वजह से ये प्रोड्यूस हो चुका है सर्टोली सेल से। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे एंटर हो जाता है तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। जैसे ही ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन को ट्रैप कर लेता है यहाँ पे, या टेस्टोस्टेरोन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन ट्रैप हो जाता है तो अब ये बाहर नहीं जा सकता। तो जैसे ये बाहर नहीं जा सकता तो इन स्टेप्स को फॉरवर्ड करेगा, इन स्टेप को कैटलाइज करेगा और इन स्टेप्स के ज़रिए स्पर्म्स बनेंगे। अब जैसे ही स्पर्म बन जाते हैं, अब कंटिन्यूसली ये स्पर्म बनते जाएंगे तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है कि बस 24 घंटे एक ही नंबर के साथ ये स्पर्म प्रोड्यूस हो। तो इसका थोड़ा बहुत रुकना भी ज़रूरी है, फिर स्टार्ट होना भी ज़रूरी है। जब ज़रूरत होती है तब ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए, जब ज़रूरत नहीं होती तो कम प्रोड्यूस होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही टेस्टोस्टेरोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, ये ब्लड में जाते हैं ऊपर एंड प्री-ऑप्टिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देते हैं एंड गोनेडोट्रोप्स को इनहिबिट कर देते हैं। तो FSH एंड LH मजीद क्या होता है, जो रिलीज़ नहीं होता। जब FSH और LH रिलीज़ नहीं होता तो यहाँ पे जब LH नहीं आएगा तो टेस्टोस्टेरोन का जो रिलीज़ होगा, प्रोडक्शन होगी, वो कम हो जाएगी। FSH नहीं आएगा तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड ये जंक्शनल प्रोटीन दोबारा क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये यहाँ पे एंटर नहीं होंगे तो स्पर्म्स नहीं बनेंगे, तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जब ज़रूरत नहीं होती, जब एक्सेसिव अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं ल्यूमन में, तो यह टेस्टोस्टेरोन एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक्सेसिव अमाउंट में जाके ऊपर GnR आर्कुएट न्यूक्लियस, प्री-ऑप्टिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देता है, जिससे GnRH का रिलीज़ कम हो जाता है एंड गोनेडोट्रोप्स पे एक्ट करके FSH और LH का रिलीज़ कम कर देता है, जिससे FSH और LH का रिलीज़ कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, अल्टीमेटली सर्टोली सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, जिससे ये जंक्शनल ओपन नहीं होंगे, तो आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इस होल प्रोसेस में जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम, अगर ये स्पर्मेटोगोनियम है, इससे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते
हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोन बनते हैं। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होल प्रोसेस है, दैट होल प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट होल प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोन बनता है, सिर्फ इस वाले स्टेप को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्टेप को सिर्फ हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। होल स्टेप जिसमें जर्म सेल से स्पर्म बनता है, दैट होल स्टेप्स कॉल्ड, दैट होल प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंप्लीट हो गई है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, एनफ स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो टेस्टोस्टेरोन इसके इनहिबिट इसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ऊपर FSH और LH का रिलीज कम कर देता है। सेकेंड, यहाँ पे जब एक्सेसिव अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पर्म जैसे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं तो यहाँ पे सर्टोली सेल पे यहाँ पे कुछ सेंसर लगे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सेंसर लगे होते हैं जो कि स्पर्म के काउंट को सेंस करते हैं। जब एक्सेसिव अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव अमाउंट में स्पर्म भी ये इस सेंसर को एक्टिवेट करते हैं। ये सेंसर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे इन सर्टोली सेल से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड इनहिबिन, दैट इज कॉल्ड इनहिबिन। अब यहाँ पे जैसे ही ये इनहिबिन सिक्रीट हो जाता है, इनहिबिन, तो इनहिबिन ब्लड में जाके ऊपर चला जाता है और सेम फंक्शन है जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन का है, वो इस प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देता है, गोनेडोट्रोप्स को इनहिबिट कर देता है, जिससे GnRH का रिलीज स्टॉप कम हो जाता है एंड FSH का रिलीज भी स्टॉप एंड LH का रिलीज भी कम हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्लो डाउन हो जाती है। अब अगर इस होल स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप लोग देखें तो होल स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप लोग स्टेप्स को देखें तो यहाँ पे क्या है, जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, जो कि जर्म सेल होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोम। तो ये 1 2 3 4 5 स्टेप में पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो स्टेज होता है फर्स्ट, ये वाला स्टेज जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से उल्टा स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं और स्पर्मेटोगोनियम के साथ साथ यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो ये एक स्टेज होता है जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड दैट स्टेज कॉल्ड, यहाँ पे इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिंग स्टेज। प्रोलिफरेटिंग मीन खुद की तरह के सेल में भी डिवाइड होना, खुद की तरह के सेल भी बनाता है, ये खुद की तरह के सेल भी कंटिन्यूसली बनाता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी डिवाइड होता है, तो ये नंबरिंग इंक्रीज करता है। दैट्स वाई इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिंग स्टेज। सेकंड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है, तो दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है खुद को, तो दैट टू स्टेप्स कॉल्ड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन स्टेज। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है इनटू स्पर्मेटोजोम, दैट स्टेप कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, तो होल जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो इन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोलिफरेटिंग स्टेज, सेकंड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन स्टेज, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, जिसमें वो जो इमैच्योर स्पर्म होता है वो बनता है। तो ये होल स्पर्मेटोजेनेसिस तक स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ल्यूमेंस के अंदर ये सारे के सारे स्पर्म जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये सारे स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये रेटिटेस्टिस में जाके एकमुलेट हो जाएंगे। रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वाज एफरेंशिया में, वाज एफरेंशिया से एपिडिडमिस में, और एपिडिडमिस में वो स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं। तो वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। होपफुली इस लेक्चर से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।